क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक आ गई है और ये भी पता होगा सिर्फ बुक ही नहीं, क्वेश्चनिंग मेथड भी चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, व्हाट इफ, डिफाइन, ये वाले क्वेश्चन तो अब है ही नहीं। अब केस बेस और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए हैं। अब क्वेश्चन है हाउ, वाई, व्हेन। सो फॉर दिस योर कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स बाय क्लियरिंग योर कंसेप्ट। Here to discuss NCERT Exploration Book Chapter Cell, the Building Block of Life, in text question that are labeled as pose and ponder. Okay, so first question is, what argument would you give for the necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another place? ये कह रहा है कि जो प्लांट है उनके सेल में सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में क्यों नहीं होती। बट एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाते हैं। प्लांट्स हैं, इनके अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। लेकिन जो एनिमल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फिर भी इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब हमें पता है जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूव नहीं करते, मीन्स दे आर स्टेशनरी। मीन्स प्लांट कैन नॉट मूव बाय देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स दे हैव टू बियर द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इधर रेन, सनलाइट, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, उनको वो सब झेलना पड़ेगा। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। वी कैन से दे आर मोबाइल। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रख पाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अगर बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तो ये अपना शेल्टर ढूंढ सकते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करते हैं। अब जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, रिजिड कवरिंग होती है। अब एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं इजीली, तो उनको अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए, रिजिड नहीं चाहिए। इसलिए एनिमल्स के पास सेल वॉल ना होकर दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लांट्स में चाहे रेन हो, सनलाइट हो, अब उनको क्या करना होता है, स्टैंड अपराइट रहना होता है। तो उसके लिए उनको कौन हेल्प करता है ताकि वो अपराइट रहें, सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को बियर कर पाएँ, दैट इज़ सेल वॉल। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया है, अब आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे लिखना है। आंसर देखिए, प्लांट सेल सपोर्ट एंड रिजिडिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट ब्रस्टिंग ड्यू टू वाटर एंटरिंग और ट्रिगर प्रेशर। एनिमल सेल फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, इजी मूवमेंट के लिए और कैन change shape. Now the next question is, what consequences would you predict for plant cell if its cell wall were to become as flexible as a cell membrane? ये कह रहा है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो उतनी ही फ्लेक्सिबल हो जाए जितनी की सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर जो प्लांट सेल है उसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो फ्लेक्सिबल हो जाए तो क्या प्लांट अपराइट रह पाएगा? नहीं। क्या प्लांट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को बियर कर पाएगा? वो भी नहीं होगा। ना ही वो अपनी शेप मेंटेन कर पाएगा, उसकी लीफ झड़ने लग जाएंगे, ड्रूपिंग डाउन हो जाएगी लीफ का, लीफ विल ड्रूप डाउन। और वो ब्रेस्ट हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, बिकॉज जो सेल वॉल होती है वो प्रोटेक्ट करती है कि वो ब्रेस्ट ना हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो वो ब्रेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल हो, रिजिड ना होके। इसका आंसर देख लीजिए इजी लैंग्वेज में, सेल विल लूज इट्स शेप एंड रिजिडिटी, इट में ब्रस्ट इजीली ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर से वो ब्रस्ट हो सकती है, उसका स्पोर्ट लूज हो सकता है, पत्तियां उसकी गिर सकती हैं और प्लांट वीक हो सकता है। आंसर देख लीजिए आप कैसे लिखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कट द टू पोटैटो पीस इन रफली इक्वल साइज एंड मेजर देयर इनिशियल वेट बिफोर प्लेसिंग देम इन डिफरेंट लिक्विड। ये कह रहा है कि दो पोटैटो पीस को इक्वल साइज और उनका मेजरमेंट लेना क्यों ज़रूरी है, कब, जब हम उनको किसी भी लिक्विड में रखते हैं उससे पहले। अब चैप्टर में एक एक्टिविटी दी हुई थी कि आपके पास दो सोल्यूशन है, एक बीकर ए, एक बीकर बी। बीकर ए में प्योर वाटर है, बीकर बी में कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है। अब इसमें हमने क्या किया, प्योर वाटर में हमने पोटैटो का पीस डाला, इसमें भी हमने एक पोटैटो का पीस डाला। इन दोनों का साइज़ क्या है, इक्वल है, वेट भी इक्वल है। अब इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद इसको बिना टच करे रख देंगे, उसके बाद हम इनकी मेजरमेंट देखेंगे क्या होगा। अब मेजरमेंट के बाद हमें क्या पता चला कि जो पोटैटो ए है उसमें
जो साइज़ है वो साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया इसका, और इसका वेट भी इंक्रीज़ हुआ मिला। लेकिन जो हमने बीकर बी में रखा था कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, इसका वेट भी डिक्रीज़ है और ये श्रिंक हुआ है। अब वेट इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, की जो वाटर है मूव हुआ है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑल्सो द पोटैटो विल स्वेल। बी बीकर में क्यों हुआ है ऐसा कि उसका साइज श्रिंक हो गया? क्योंकि इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब बात ये है कि हमने जो पोटैटो का साइज था वो इक्वल वेट का क्यों लिया, साइज इक्वल क्यों लिया? ताकि हम जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रॉपरली कर सकें, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ सकें, और जो रिजल्ट आया है उसको हम प्रॉपरली कंपेयर कर सकें कि प्योर वाटर में क्या चेंजेस हुए हैं और कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में क्या चेंजेस हुए हैं पोटैटो के साइज में या फिर वेट में। सो दैट इंश्योर फेयर कंपेरिजन, एनी चेंज इन वेट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस ओनली, ताकि हमें एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट मिले। इसके बाद मेरी जो लाइन है मेरे चैनल की, इक्वल साइज फेयर एक्सपेरिमेंट, ताकि हम जो साइज है इक्वल ले सकें और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से हम उसको लीड कर सकें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू वाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीजन। कि जो वाइट फ्लावर होते हैं उनमें कोई पिगमेंट होता है? अगर होता है तो रीजन। मे बी दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल बट दे माइट कंटेन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस प्लास्टिड और माइट कंटेन सम कलरलेस पिगमेंट. So yes, white flowers do contain pigments. The color of flower is due to pigments present in the vacuoles. In white flowers, pigments are either absent or present in very small amount. They may also contain some colorless pigment which are not visible to reflect the green color. So white flowers appears white not because pigments are completely absent but no visible color is reflected. So brain spark channel line is white does not means colorless. अब आप ये देख रहे हो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं, इसीलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर को अच्छे से रीड करो, कंसेप्ट को क्लियर करो, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ. Now the next question is, draw a well-labeled schematic diagram of a plant or animal cell using these clues. आपको कुछ clues दिए गए हैं, उसको देखकर आपको ये देखना है पहले तो कि plant cell का diagram draw होगा या फिर animal cell का. First, a nucleus appears as a dark and round body inside the cell. ER spreads like a network of extended nuclear envelope. Mitochondria and chloroplast are rod shaped. अब chloroplast word आ गया है, that means you will have to draw plant cell. अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी रफली सा. सबसे पहले हम आउटर कवरिंग बनाएंगे. Okay, now this is called cell wall. और जो अंदर वाली है that is called plasma membrane. अब chloroplast word is given in the question, so I will draw a small nucleus and a big size vacuole. क्योंकि जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो ज़्यादा स्पेस लेता है. मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर देती हूँ छोटा सा, और एक वैक्यूल बिग साइज़ का वैक्यूल ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे. दिस इज़ न्यूक्लियस एंड दिस इज़ वैक्यूल. अब हम ER ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर हम ER ड्रॉ कर देते हैं. स्पेस थोड़ी सी कम है. अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर देते हैं. इधर छोटी सी गोल्गी एपरेटस हो जाएगा. और यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट.
तो बस आपको क्वेश्चन में कोई भी एक वर्ड ढूंढना है जिससे आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू विल हैव टू राइट द टाइटल कि आप किसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। प्लांट सेल। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस व्हाई डज अ सेल not have a single giant mitochondrion? How does this relate to the concept of surface area? ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक क्यों नहीं है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो हाउ डज दिस रिलेट द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेटेड है, तो इसको आप कैसे बताओगे। अब जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। अब ये सरफेस एरिया किस लिए है? दिस सरफेस एरिया इज़ फॉर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन कि जो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो किसकी फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब क्या होगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, कि जिस ऑर्गन को या फिर जिस भी सेल के पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इट इंश्योर्स एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द सेल। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी। तो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ surface area is related. Next question है, if the skin cells start dividing by meiosis instead of mitosis, what do you think what will happen to cut on the skin? हमें पता है जो मियोसिस होता है कब होता है, जब गैमेट या फिर स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, तो उसमें जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। अब जो स्किन सेल है, अगर उसमें भी मियोसिस होने लग जाए और क्रोमोसोम हाफ हो जाए, तो क्या रिपेयर और रिप्लेसमेंट होगा? हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ रिपेयर रिप्लेसमेंट होते हैं, नहीं होगा। तो न्यू सेल विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस। द न्यू सेल्स विल जेनेटिकली एंड डिफरेंटली एबनॉर्मल। प्रॉपर रिपेयर ऑफ द कट विल नॉट अकर, कि जो हमें चोट लगती है या फिर हमें कोई भी कट लगता है उसकी प्रॉपर से रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर नहीं होगी, उसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी। तो जो मिटोसिस है वो असेंशियल है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, लेकिन जो मियोसिस है वो सिर्फ सेक्स सेल की फॉर्मेशन के लिए ही इम्पोर्टेंट है।